अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुखातिब हूँ। तमाम पेरेंट्स अपने बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन देते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है, ना पेरेंट्स को ना स्टूडेंट को। दे वांट देयर बेस्ट। और ये आम तौर पे एजुकेशन आप समझ लें कि 14 साल से लेकर 16 साल तक मुहित होती है कि पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि बच्चे ने क्या करना है, बच्चे ने किस शोबे में जाना है, और वो अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से अंजाम देता है। लेकिन लाइफ का एक दूसरा एस्पेक्ट है जिसके ऊपर हमारी बहुत कम तवज्जो है, और यूनिवर्सिटीज़ भी उसके ऊपर ना होने के बराबर एजुकेट करती हैं। मेरी मुराद वो लाइफ है जो कि आफ्टर आपकी पढ़ाई शुरू होती है, जब बच्चे बच्चियों की शादियों का सिलसिला आता है। उस लिहाज से हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ भी कोई ओपन गाइडेंस नहीं देती, स्टूडेंट्स को भी कोई इतना उस बारे में इल्म नहीं होता कि उन्होंने क्या कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ नहीं करनी। और आप देखेंगे वो लाइफ जो है तकरीबन वो हमारी एजुकेशन लाइफ से ज़्यादा अरसा है। मतलब तकरीबन अगर हम एवरेज कह लें 30 से 40 साल तक आपकी पोस्ट मैरिज लाइफ होती है, लेकिन उसके बारे में हमारे यहाँ किसी किस्म की गाइडेंस जो है वो नहीं दी जाती। आपने अक्सर सुना होगा, बल्कि सुनते आ रहे होते हैं कि जब मैं बहू बनी तो मुझे सास अच्छी ना मिली, और जब मैं सास बनी तो मुझे बहू अच्छी ना मिली। तो ये भी दुनिया के अंदर एक तरीकाकार चलता जा रहा है, और इस पे लोगों ने बड़े बड़े फ़नी कमेंट्स भी किए हुए हैं। लेकिन मैं इसकी डिटेल में जाने से पहले चंद एक बातें जो अपने नौजवान बच्चे बच्चियों और उनके पेरेंट्स को भी उनकी गाइडेंस के लिए ज़रूर बताना चाहता हूँ कि कौन सी चीज़ उनको मद्देनज़र रखनी चाहिए बिफोर द मैरिजेस ऑफ देयर सन्स और देयर डॉटर। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात बच्चों को या बच्चियों को ख़ास तौर पे मैं यूँ कहूँगा कि उनको अपनी फिजियोलॉजी समझने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। एक बच्ची की जो मोस्ट फर्टाइल एज होती है वो 18 से 25 साल तक होती है। जिस तरह हर इंसान वक़्त के साथ-साथ ढलता है, जो-जो उसकी फिजियोलॉजिकल एज कम होती है, उसकी बॉडी फंक्शन कमज़ोर पड़ते जाते हैं। तो सेम इज़ द केस हमारी फीमेल बच्चियों के लिए कि उनका फर्टिलिटी रेट जो है वो कम होता जाता है। मेडिकल साइंस बताती है कि 18 से 25 साल तक बेहतरीन एज होती है, उसके बाद उनकी फर्टिलिटी का रेट कम हो जाता है। और आप सबको पता है हमारी बच्चियां 18-25 साल की उम्र तो है वो यूनिवर्सिटीज़ में ही गुजार देती हैं, और फिर उसके बाद जब उनकी शादी होती है आफ्टर 30 या उसके बाद, तो उनके साथ उनके प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। तो एक तो मेरी पेरेंट्स से और बच्चों से ये भी गुजारिश है कि कोशिश की जाए कि अपनी शादी की एज को आप इसी के दौरान में रखें, तो बेहतर होगा। दूसरी हमारी फैमिलीज़ के अंदर अरेंज मैरिज और जिसे आप कहते हैं पसंद की शादी, ये दोनों फैक्टर्स चलते हैं, नो डाउट। दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, हर कोई इसके ऊपर बोलता है। जब अरेंज मैरिज होती है तो मेरी पेरेंट्स से और उन बच्चियों से ज़रूर दरख्वास्त है कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ वो वन टू वन मुलाकात ज़रूर करें। ये हमारा इस्लाम भी हमें इसकी इजाज़त देता है, और हमारे जो माशरा वो भी इसकी इजाज़त देता है। इसमें पेरेंट्स को कोई, मेरे ख्याल में कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और जहाँ पर पसंद की शादी हो वहाँ पर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो लड़के या लड़की जो भी केस हो उसमें वो देखे कि लड़के का दान पान, उनका ख़ानदान, वो कैसे लोग हैं। ये वाली बात ज़रूर देखना चाहिए। बच्चियों को मेरी ये एडवाइस है कि वो शादी से पहले ड्रीम लैंड से निकलें अपने आप को। आइडियलाइज करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन टीवी ड्रामों को देख के किसी को आइडियलाइज कर लेना और उसके बाद उसके ऊपर स्टिक हो जाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग हमें होना चाहिए कि अगर अरेंज मैरिज हो रही है तो उसमें ज़ाहिर है वालिदैन एक समझदार हैं, वो अच्छे तरीके से वो उन हालात को देखते हैं। लेकिन बच्चे बच्चियों को भी इस आइडियलाइज लाइफ से निकलना चाहिए। और फिर एक और आपने अब हमने अपनी सोसाइटी के अंदर एक बात देखी होगी कि हमारे अंदर कज़न मैरिज का बड़ा रवाज है। देखें, इस्लाम तो इसको किसी लिहाज से मना नहीं करता भी, लेकिन मेडिकल साइंस इसके ऊपर थोड़ी सी अपनी उंगलियां उठाती है कि खुदा ना खास्ता आपने भी देखा होगा कि जब क्लोज कज़न मैरिजेस होती हैं तो आने वाले बच्चे जो हैं वो डिसेबल्ड होते हैं, या वो बोल नहीं पाते भी, या वो अच्छी तरह बैठ नहीं सकते भी। तो मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम उसके टेस्ट करवाए जा सकते हैं, लेकिन वो शादी से पहले नहीं है। लेकिन है कि इसलिए कहा जाता है कि जो कंजेनिटल डिजीज़ है, जिसमें डायबिटीज़ है या उसमें हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ है, अगर वो ख़ानदान में है तो वो बच्चों को आएंगी। तो इसी बेस के ऊपर ये बात कही जाती है कि अगर वो ख़ानदान से बाहर कर ली जाए तो उसमें फिर कोई। अच्छा, एक दूसरी टिप मैं अपने उन बॉयज़ एंड गर्ल्स को देना चाहता हूँ जिनकी शादी को 2 से 3 माह हो चुके हैं ना, कि न्यूली मैरिड कपल आप उन्हें कह सकते हैं कि उनको कैसे देखना चाहिए। उसके बारे में मैं कासिम अली शाह साहब ने एक हमारा वो आस के नाम से एक फोरम तरतीब दिया हुआ है, वहाँ पर ये आस स्टैंड्स फॉर ऑल सुलह कराएं।
तो उसमें हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो तलाक की रेशो जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है। तो वो लाहौर के चीफ जस्टिस साहब हैं, मुझे भी एक दफ़ा उन मीटिंग्स में जाने का इत्तेफाक हुआ तो लोगों की आपस में सुलह कराते हैं। तो न्यूली वेडर के लिए मेरा सबसे इम्पोर्टेंट पैगाम ये है कि जब उनकी शादी हो जाए और उनके अगर एक दो बच्चे भी हो जाएं तो उनको साल में एक या दो दफ़ा फैमिली कोर्ट्स का विजिट ज़रूर करना चाहिए। वहाँ पर जब आप उन हालात में देखेंगे कि जब वालदेन की आपस में लड़ाई होती है कि वो कहता है बच्चा मैंने लेना है, वो बच्चा मैंने लेना, तो मेरा ख्याल हम सारी उम्र तलाक के बारे में सोचें ना। हाँ, अगर आपके दरमियान टेंशन है और आप समझते हैं कि आपका नहीं गुजारा हो सकता तो खुदारा ये वाली बात जो है, तलाक वाली बात, ये बच्चों के पहले पहले कर लें, क्योंकि जब बच्चे पैदा हो गए उसके बाद खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन आ गई तो मैं इसको ये कहता हूँ कि वो ब्लीडिंग वूम है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन हो, अवॉइड करना चाहिए, और अगर हो जाए तो उससे पहले पहले कर लें। और उस लिहाज से मैं एक और भी कहूँगा, ज़ाहिर है हमारे सोसाइटी के अंदर पढ़ी लिखी ख़वातीन जो है वो उनकी भी शादी होती है, तो कभी ससुराल में जाके अपनी तालीम का रोक नहीं डालना कि मैं ज़्यादा जानती हूँ। ज़ाहिर है आप जिस घर में गई हैं उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे वो कहते हैं उसके ऊपर अमल करें, और आहिस्ता जब आपको समझ आ जाएगी तो आप उसके ऊपर मनोन अमल करें, तो मेरा नो बडी इज़ गोइंग टू स्टॉप यू। तीसरी मैं इस हवाले से ये बात करना चाहता हूँ कि कभी भी अपने घर के, आपने घर में देखे हर वालदेन अपनी बेटी को बेहतरीन एजुकेशन देता है, बेहतरीन खाना पीना देता है। कभी भी वो जाके ससुराल में ये बात ना करे कि जी मेरे तो घर में ये मिलता था यहाँ मुझे नहीं मिलता था, या ससुराल की बात आके अपने घर में ना करें, क्योंकि जब ऐसी बातें होती हैं तो फिर वो सोसाइटी जो है वो कभी कामयाब जो है वो नहीं हो सकती। अच्छा, बाज़ अवत मियाँ बीवी के दरमियान चपकलिश भी हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो कोशिश करें कि वो चपकलिश आप बच्चों के सामने और घर में अगर नौकर मौजूद हों तो कभी उनके सामने ये वाला काम ना करें, क्योंकि जब आप उनके सामने ये वाला काम करते हैं तो बच्चों पर भी उसका बुरा असर पड़ता है, और वो किसी लिहाज से भी वो जो हमारे लिए अच्छा नहीं। अच्छा, अक्सर मैंने देखा कि लोग कहते हैं कि जी जब मियाँ बीवी कहीं बाहर निकलते हैं तो अगर बीवी ने अच्छे कपड़े पहन के अपनी सास से इजाज़त ले ली और उसने उसको मना कर दिया, तो एक दफ़ा तो मना हो जाए। बेशक आप ड्रेस आपने अच्छा पहना हुआ है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप एक दफ़ा अपनी सास की बात मान ली तो दोबारा वो कभी भी आपको ये नहीं कही कि आपने अपने हस्बैंड के साथ जाना है या नहीं जाना। एक दफ़ा वो बड़े हैं, हमें उनको बड़े बन के दिखाना है। हमने ये समझना कि वो हमारे बड़े हैं, उन्होंने क्या आपको कहना, कुछ भी आपको नहीं कहना मिला। और उस हवाले से आपस के हवाले से मैं ये कहूँगा कि मियाँ बीवी को एक दूसरे को ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है खामिन बाहर आता है, जॉब करके आता है, वो घर में सुकून के लिए आता है। तो जब उसको घर के अंदर सुकून नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली वो घर के अंदर टेंशन पैदा होगी। और एक मेरी बच्चियों से ये दरख्वास्त है कि कभी भी अपने आप को डोमिनेंट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमारी सोसाइटी में मतलब बाज़ लोग मेरी इस बात से इख्तलाफ भी करेंगे तो मैन डोमिनेंट सोसाइटी है, और कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि उसके घर का माहौल ख़राब हो। और एक घर का सरबराह अगर बड़ा है तो उसकी बात मान भी ले तो घर का निज़ाम बड़ा अच्छा चलता है। लेकिन जब आप कंपटीशन में आ जाते हैं कि मैं भी कमाती हूँ या मैं भी बच्चों का ख्याल रखती हूँ तो मेरे लिए ही क्यों नहीं है, तो फिर ऐसी बात नहीं होगी ना। और इस हवाले से आखिरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँ, और यकीनी बात है मियाँ बीवी में नाराज़गी हो जाती है, तो नाराज़गी की हद को वो रखें, अगर वो एक दफ़ा आपसे कह दे तो आप उसको मान जाएं। और दूसरी और आखिरी बात कह के इसको ख़त्म करता हूँ कि कोई ऐसी डिमांड अपने हस्बैंड से ना करें जिसकी वो इस्तात ना रखता हो। तो ये अगर चंद एक बातें हैं, और भी बहुत से फैक्टर्स होंगे, ये मैंने जो आपको आज 8-9 मिनट की वीडियो बताई इसमें जो मैंने लोगों से डिस्कस किया, जो स्टूडेंट्स हमारे मैरिड होने के बाद आते हैं जिनकी लाइफ अच्छी थी उनसे मैंने पूछा, जिनकी लाइफ ख़राब थी उनके हवाले से मैंने आपसे डिस्कस किया। उम्मीद है ये चंद एक बातें आप इस पे ऊपर अमल करें तो इंशाल्लाह ताला हमारी मैट्रिमोनियल लाइफ जो है वो बड़ी अच्छी हो सकती है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।